ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल assumption and structural analysis। ये जो assumption है ये पूरे structural analysis में चलता है। ठीक है, ये पूरे structural analysis सब्जेक्ट के अंदर ये assumption है, और ये जो assumption है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नाम सुना इसका पहले? नहीं सुना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ में डेफिनेशन लिखें। द टोटल डिस्प्लेसमेंट और internal stress at a point in a structure subjected to several external loading can be determined by adding together the displacements or internal stress caused by each of external loading acting separately. This is the definition of principle of superposition। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ, तो हो जाए तो बता दूंगा। लेट अस से कि ये कोई सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, मैंने बीम का एग्जांपल ले लिया, और बीम में क्या है, मैंने 3 तरह के अलग अलग लोड रखवा दिए। एक का इंटेंसिटी 10 टन है, एक का इंटेंसिटी 2 टन है, एक का इंटेंसिटी 5 टन है। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरह के लोड लगे हैं। हर एक लोड की कोशिश क्या है कि बीम के अंदर मैं क्या करा दूं, बेंडिंग करा दूं, है ना। हर लोड तो यही चाहता है कि मैंने बीम के अंदर क्या करना है, बेंडिंग करना है, या फिर बेंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस को डेवलप कराना है, या फिर शियर लोड के कॉरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस को डेवलप कराना है। ठीक है, ठीक, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब देखो 5 टन का जो लोड लग रहा है उसके कारण तो यहाँ डिफ्लेक्शन आएगी, पर उसके कारण तो पूरे बीम में ही कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन आती रहेगी कुछ वैल्यू की, है ना। तो 10 के कारण तो मैक्सिमम यहाँ होगी, बाकी पूरी बीम पे भी तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगी। तो जो नेट डिफ्लेक्शन है, आप टोटल डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हो, इन तीनों के कारण जो इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन आती है उनको क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं, जैसे डेल्टा 5 प्लस डेल्टा 10 प्लस डेल्टा 2। बात समझ आ रही है। हर इंडिविजुअल लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन या स्ट्रेस का वैल्यू डेवलप होता है, उन इंडिविजुअल वैल्यूज को प्लस कर दोगे सभी लोड्स के लिए, तो वो आपका नेट क्या निकल जाएगा, वो नेट स्ट्रेस या नेट डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। बस यही लिखा है सुपरपोजिशन में। अब डेफिनेशन, द टोटल डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल स्ट्रेस,
at a point in a structure subjected to various external loading can be determined by adding together the displacements or internal stress caused by each of external loading acting separately. आ गया समझ? Yes, sir. ठीक है, और इस प्रिंसिपल को वैलिड कराने के लिए इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती है। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहली बात तो ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये हमें भूलेगा नहीं आज के बाद कि सुपरपोजिशन होता क्या है। तो ठीक है, हम जब भी स्टेटमेंट पे अगर क्वेश्चन बना तो हम इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है कि सबको प्लस कर दो तो वो टोटल हो गया, इसमें कुछ अच्छी कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, पर ऐसा करने के लिए देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जो मटेरियल है उसका लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स क्या मैंने पहले पढ़ाया आपको? ये नहीं पढ़ाया अभी। व्हाट इज लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स? चैप्टर नंबर 1 में जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोग याद करो तो हम मेरे को अपनी आवाज वापस आ रही है, अपने माइक बंद करो जरा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने जब स्टील की बात की थी तो यहाँ पे क्या बना था? लीनियर ग्राफ बनाया था अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर लीनियर ग्राफ होगा तो मतलब ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये कौन कहता था हमें? ये किसने सिखाया हमें? हुक्स लॉ ने। तो लीनियर इलास्टिक रिस्पांस का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा ये कितना बनेगा? 1 डिग्री बनेगा या लीनियर ग्राफ बनेगा? अगर ऐसा मटेरियल है, कोई मटेरियल ऐसा है तो ये नॉन लीनियर मटेरियल है। दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक रिस्पांस। दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक रिस्पांस। दिस इज लीनियर इलास्टिक रिस्पांस। ठीक है, लीनियर इलास्टिक रिस्पांस का मतलब ये भी होता है, अगर वो पूछे रिक्वायरमेंट क्या है तो हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ इज वैलिड। दिस इज another meaning of linear elastic response. ठीक है, this is first condition. और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी applies. Small displacement theory applies. This is the second assumption. ठीक है, इसका मतलब ये है, लेट अस से कि अगर ये कोई बीम है और ये डिफॉर्म होता है इस तरह, अगर बीम का लेंथ पहले एल है तो आफ्टर डिफॉर्मेशन भी इसका लेंथ क्या रहेगा? एल रहेगा। और ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में, ऐसा असल में देखा जाए तो नीचे वाला लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए आफ्टर डिफ्लेक्शन, बट इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है इतने को हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं एनालिसिस में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी अप्लाइज। तो अगर इसका लिखना पड़े कंटेंट तो ऐसा लिखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, geometry of the structure may not undergo significant change, when loads are applied. ठीक है, तो ज्योमेट्री में इतना खास चेंज नहीं आएगा। दिस इज द सेकंड assumption, सॉरी दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू बी वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन आपका ज्यादातर हमेशा यहां से बनता रहा है, लीनियर इलास्टिक रिस्पांस से, मतलब कि हुक्स लॉ आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, हो गया ये? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। और डायरेक्टली आपके सिलेबस में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लिखा तो नहीं है, बट स्लोप डिफ्लेक्शन लिखा है, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि पिछली बार क्वेश्चन आते रहे हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। मेथड नहीं आएगा आपको, ठीक है, पूरा आपको मेथड नहीं करना है, सिर्फ उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो पहली बात तो ये है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कौन सी कैटेगरी का मेथड है, बताओ, आरबीए का है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस का है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, नॉट अंडर द फोर्स मेथड। सेकंड बात, इस हमने इसके लिए क्या पढ़ी है ऑलरेडी, इसमें जो अननोन्स होते हैं वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट्स अननोन खुद होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट दो तरह की बताई थी मैंने आपको, स्लोप और डिफ्लेक्शन, ये भी पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। और इसे हम एक क्लासिक मेथड कहते हैं। क्लासिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी मेथड पर अगले दोनों मेथड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी इस पर बेस है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इनफैक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी इस पर बेस्ड ऑन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो एसडीएम, ठीक है। ये दोनों मेथड इस पर बेस हैं, इसलिए इसे हम क्लासिक मेथड भी कहते हैं, ठीक। किस लिए यूज होता है ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड? टू एनालाइज कौन से स्ट्रक्चर्स को, बताओ जरा, डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट? टू एनालाइज, यूज टू एनालाइज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन विच कंडीशन क्या थी, इन विच डी के इज लेस देन डी एस, पढ़ा है ना, कल पढ़ाया था मैंने। डिफ्लेक्शन मेथड कब यूज करोगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या कोई भी डिस्प्लेसमेंट मेथड? तब जब डी के आपका लेस देन होगा, जब वो खुद लेस, डी के इज लेस देन डी एस, इसी टोके, ठीक है, ये नोट हो गया। सर वो कल वाला पॉइंट रिडंडेंट। हाँ, रिडंडेंट आपका जो एक्सेस में मेंबर होता है उसे कहते हैं, जैसे एम इज ग्रेटर। हाँ, ओवर स्टिफ मेंबर को रिडंडेंट कहते हैं, ठीक है, ओवर स्टिफ मेंबर को रिडंडेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका वो है कल वाला जो मैंने कहा था, मैं कल डिस्कस करूंगा। हो गया है, मिटा दूं सर सब? लेस वाले को डेफिसिट, हाँ, डेफिसिट कहते हैं, जिसमें m इज लेस देन 2j माइनस 3, उसको डेफिसिट कहते हैं, उसको डेफिसिट कहते हैं या कोलैप्सिबल कहते हैं। मिटा दें इसको? जी। ओके, नेक्स्ट हमने, आपने देखा होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस पढ़ी हैं? देखो, अगर तो डिग्री की है ना तो फिर ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लाइन में है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अब चाहे आपको भी याद ना हो, ठीक, पर अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस पास किया तो इसके बिना पास नहीं होता है, अनुमान तौर पे, है ना। दो मेथड होते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सबने पढ़े होते हैं, अभी भूल गए होंगे आप लोगों को, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी इक्वेशन की डेवलपमेंट सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और वो डेवलपमेंट सिखाऊंगा मैं आप लोगों को एक कॉन्टिन्यूस बीम के हेल्प से। तो लेट अस से कि पहला कॉन्टिन्यूस जो केस है मेरे पास वो कॉन्टिन्यूस बीम का है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और इस कॉन्टिन्यूस बीम पर क्या है, इस तरह से लोड लगे हुए हैं, किसी भी तरह का लोड हो सकता है, तो मैंने ये जनरल टाइप ऑफ लोडिंग बना दी है, ठीक। और इस कॉन्टिन्यूस बीम में लोड लगने से क्या हुआ, ठीक है, लोड लगने से इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप आ गया है। और मैंने देखो, आपको सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन मिलता है तो क्या होता है कि डिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्शन कितना आता है, सपोर्ट पर 0 आता है। पर यहाँ पे मैंने यील्डिंग का केस भी लिया है, इसे यील्डिंग बोलते हैं, डेल्टा, इसे बोलते हैं सपोर्ट यील्ड हो गया आपका, सपोर्ट सेटलमेंट, सपोर्ट यील्डिंग, ये मैंने कंसीडर किया है सपोर्ट यील्डिंग को, ठीक। इस तरह से मैंने आपका शेप मान लिया है। और यहाँ पर जो वैल्यू है स्लोप का, वो वैल्यू है थीटा इसके नीचे,
ये बी है ना, ये सपोर्ट के नीचे मिटा के से बना था। दिस वैल्यू, ये बी सपोर्ट है एंड दिस इज ए सपोर्ट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा बी, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा थीटा ए। ठीक, ये बात समझ आई। और दूसरी बात ये है, ठीक, मैं इस मेंबर को इस तरह दिखाता हूँ आपको, ऐसा सपोर्ट से अलग कर देंगे मेंबर को, ये सपोर्ट से अलग कर दिया मेंबर, और मेंबर पे क्या है इस तरह से लोड लगे हुए हैं। ठीक, और मेंबर के एंड में एक मोमेंट प्रोड्यूस होंगे, उन दोनों को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ पहले। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मोमेंट ले लिया, चाहे एक्चुअल में डायरेक्शन कुछ भी हो, पर दिखाने के लिए या इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैंने उनको ले लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेंबर एंड मोमेंट अगर लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं तो लेफ्ट वाला क्या लिखेंगे एम ए बी, राइट वाला क्या लिखेंगे एम बी ए। समझ आ रहा है? और ये एम ए बी या एम बी ए दोनों ही क्या है मेंबर एंड मोमेंट, इन्हें कहा जाता है मेंबर एंड मोमेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, इन्हें कहा जाता है मेंबर एंड मोमेंट। ठीक, और अगर मैंने यहां से सपोर्ट को अलग किया तो इसका क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा यहाँ पर, वो उसका वैल्यू क्या होगा एम ए बी। समझ आ रही है? और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ऐसे उल्टा आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा एम बी। इज दिस क्लियर? ये तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सिखाया था आपको लेना कैसे देना है। ठीक है, तो हर एक लेक्चर जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने पहले सिखा चुका हूँ, यहाँ थोड़ी सिखाऊंगा वापस से। ठीक है, समझ आ गया आपको? जी सर। ठीक, इसकी फिगर बना लो पहले, फिर आगे चलते हैं। डन? ठीक है, अच्छा, अब जो ये मेंबर एंड मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना यहाँ पर, एक्चुअल वो चार कारणों की वजह से प्रोड्यूस होंगे, उनको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। ये जो मेंबर एंड मोमेंट हमने लिखे हैं एम ए बी और एम बी ए, ये ड्यू टू 4 रीजंस। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन लिखता हूँ, आप लोग भी साथ में लिखेंगे। द मेंबर एंड मोमेंट, the member and moments developed at A and B will be affected by 4 things। पहला होगा जो लोड लग रहा है सिस्टम पर, दैट इज एक्सटर्नल लोडिंग। दूसरा होगा रोटेशन के कारण थीटा ए, थर्ड होगा थीटा बी, एंड फोर्थ होगा सपोर्ट यील्ड डेल्टा। ये जो डेल्टा लिया है दिस इज नोन एज सपोर्ट यील्ड। ठीक है, ये स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, एक्सटर्नल लोडिंग, और फोर्थ है सपोर्ट। ये चारों आपके लिए क्या बन गए, ये चारों आपके लिए वो फैक्टर्स बने हैं जिनके कारण आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है एम ए बी और या फिर एम बी ए। ठीक है, तो सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। पहले एक्सटर्नल लोडिंग का पढ़ेंगे, फिर थीटा ए का पढ़ेंगे, फिर थीटा बी का पढ़ेंगे, फिर डेल्टा का पढ़ेंगे, और चारों को जब प्लस कर देंगे उसके बाद आपका वैल्यू क्या बनेगा नेट एम ए बी। ठीक है, इसमें 4 चीजों का कंट्रीब्यूशन है एम ए बनाने का। ठीक, अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा। तो पहले प्लेस में किसको रखूंगा एक्सटर्नल लोडिंग को, दूसरे प्लेस में थीटा ए को, तीसरे में थीटा बी के, और चौथे में डेल्टा को। चारों के कारण जो मोमेंट बनेंगे एंड पर, उन चारों को प्लस कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेंबर एंड मोमेंट। इज दिस क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आगे चलेंगे। ठीक है,
चारों के कारण बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। मिटा दूं? जी सर। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन, स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशन आर, स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशन आर। तो पहला स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप इज कि जो आपने ए बी माना है ना, ये जो आपने ए बी माना है कि कंटिन्यूस बीम का पार्ट है, उस ए बी बीम को क्या मान लो, फिक्स मान लो। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, कंसीडर ऑल द जॉइंट्स टू बी फिक्स्ड। ठीक है, और फिक्स्ड मानने के कारण कितना द मेंबर एंड मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आर। ठीक, तो आपने इस बीम को क्या मान लिया, फिक्स मान लिया इस तरह से। ठीक है, और इस पे कुछ ना कुछ अब लोड लग रहा होगा, जैसे कि मान लिया कि सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा था सेंटर में। इस पॉइंट लोड के सेंटर में, सेंटर के लगने के कारण क्या हुआ, आपके फिक्स्ड एंड पर क्या हुआ जनरेट, इस तरह से मोमेंट जनरेट हुआ कि नहीं हुए। ठीक है, इस तरह से मोमेंट जनरेट हो गए, ये आपको पता है, पर हमने क्या कहा, दिखाने के लिए क्या कर लेंगे, अभी दोनों चीजों को क्लॉकवाइज मान लेंगे। तो मेरे लेफ्ट वाले को भी क्लॉकवाइज बना है, राइट वाले को भी क्लॉकवाइज बना है। और जब भी आप एक्सटर्नल लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, जब भी आप एक्सटर्नल लोड के कारण ये जब आप बाहर का मोमेंट बनाते हो, मेम्ब्रेन मोमेंट बनाते हो, जो कि MAB का पहला कंपोनेंट है, जो पहला कंपोनेंट है उसको आप लिखते हो फिक्स्ड एंड मोमेंट MFAB, और दूसरे वाले को क्या लिखा जाएगा, MFBA। ये होता है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, और ये जो मैंने अभी क्लॉकवाइज बनाया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका साइन बाद में जब हम करेंगे तो सही कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, पहले इक्वेशन को ड्राइव करना, उसमें सबको मैं क्लॉकवाइज मान के ही ड्राइव करूंगा। इज दिस क्लियर? और ये बाद में आपको क्वेश्चन आता है कि पॉइंट लोड के कारण फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ऐसे एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपका लोड सेंटर है और सेंटर पर W लोड लग रहा है तो उसका वैल्यू होता है WL/8। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब UDL होगा तो क्या होगा, वो सारे केस कराऊंगा मैं अभी आपको अलग से। ठीक है, पहले मुझे स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ड्राइव करनी है। इज दिस क्लियर? ये वैल्यू अभी से याद कर लो। सेंटर पे लोड है तो मेम्ब्रेन मोमेंट कितना बनेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना बनेगा, WL/8 दोनों। MFAB भी ये बनेगा और MFBA भी यही बनेगा, WL/8, क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है। इज दिस क्लियर? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या बात है, यस सर। बिजी हो? ध्यान ध्यान से। यस सर। हाँ, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। नहीं फिर आवाज रिपीट होती है फिर सर। इश्यू होता है ना, प्रॉब्लम होती है, आवाज वापस आती ओके, है। सेकंड में क्या करना है, अब हमने क्या मान लिया, उस कॉन्टिन्यूस बीम को, जो कॉन्टिन्यूस बीम है उसको क्या मान रखा है हमने, फिक्स मान रखा है ऐसा। पर फिक्स बीम और कॉन्टिन्यूस बीम में फर्क होता है ना मेरे भाई, क्या फर्क होता है, यहाँ देखो कॉन्टिन्यूस बीम के हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे लोड नहीं आता, लोड आ सकता है, उसके कारण यहाँ पे पॉइंट पर, यहाँ पे सपोर्ट पे रीजन में क्या होगा, इस तरह का मोमेंट भी जनरेट होगा, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि कॉन्टिन्यूस बीम में जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो यहाँ से कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी नेचुरली। समझ रहे हो बात को, या ऐसी जाएगी या ऐसी आगे चले जाएगी। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, फ्री है ना, यहाँ पे स्लोप फ्री है। पर अगर आपने उसको फिक्स मान लिया तो यहाँ पे स्लोप, आपने स्लोप क्या कर दी, जीरो कर दी। तो समझ गए फर्क इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये समझ गए। अब हमें क्या करना है, बारी बारी करके यहाँ पे स्लोप को रिलीज कराना है। तो अब देखो मैं क्या लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, अलो द सपोर्ट बी, अलो द सपोर्ट, या एंड लिख लो, एंड ज्यादा बढ़िया रहेगा, अबाउट अलो द एंड ए टू रोटेट। ठीक है, एंड ए को रोटेट होने दो।
मतलब बी को क्या रखो, लॉक रखो, और एंड ए को रोटेट होने दो। तो रोटेट कब होगा? रोटेट तो तब होगा जब यहाँ पे मैं ये बना दूंगा। अब एंड ए को रोटेट करना है तो इसको एक मैंने क्या दिया, मोमेंट देना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए। कितनी वैल्यू से रोटेट हो गया ये ऐसे बना, इसका रिफ्लेक्टेड करो, ठीक है। और ये माना है कि कितनी वैल्यू से रोटेट हुआ, थीटा ए से रोटेट हुआ। अब मुझे यहाँ पर थीटा ए से रोटेट करने के लिए, जब आपका फार एंड, ये आपका फार एंड हो जाता है और ये आपका नियर एंड आ जाता है। नियर एंड आपका क्या है, हिंज है, और फार एंड क्या है, फॉर नहीं फार, नेक्स्ट दूर का एंड, ठीक है। फार एंड, फार एंड आपका है फिक्स्ड, फार एंड फिक्स्ड। तो कितना मोमेंट लगेगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट लग, ठीक है, उसी को मैं क्या लिखूंगा, एम ए बी का पार्ट सेकंड प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पे आपका एम एफ ए बी आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना पार्ट लगेगा, ये एम टोटल एम ए बी का कितना हिस्सा बनेगा, ये बनेगा 4EI अपॉन L इंटू थीटा ए। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। अगर आपने नियर एंड को थीटा ए से रोटेट करना है, ठीक, तो कितना मोमेंट लगाओगे, दैट इज 4EI अपॉन L थीटा ए। 2015 जेई जेके एसएसबी का क्वेश्चन, ये लो। वो कहता है कि फार एंड फिक्स है, ठीक है, नियर एंड हिंज है, और आपको क्या करना है, नियर एंड को यूनिटी से, यूनिटी मतलब 1, थीटा कितना कर दो 1, तो यूनिटी से आपको रोटेट करा दो। तो एम कितना रिक्वायर्ड है, तो ये पूछा था कि एम कितना रिक्वायर्ड है, तो एम कितना होगा, थीटा को क्या पुट कर दो 1। 4 दिस वाज द आंसर इन दैट क्वेश्चन पेपर। समझ रहे हो, थीटा को सिर्फ 1 पुट कर दो, दैट इज द आंसर, ठीक। इसी को हम रोटेशनल स्टिफनेस भी कहते हैं, आगे डिस्कस करूंगा, बस याद रखना वर्ड रोटेशनल स्टिफनेस, मैंने कहा था कुछ आपसे, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करूंगा, व्हाट इज रोटेशनल स्टिफनेस, ठीक। इसको ये नोट हो गया। अच्छा मेरी बात समझें, ये जो मोमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, अगर फार एंड फिक्स होता है तो इस मोमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ पर कैरी ओवर हो जाता है, और वो कैरी ओवर कितना होता है, अगर एम ए बी का हाफ, मतलब कि कितना हो जाएगा 2EI L अपॉन थीटा ए। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कैरी ओवर फैक्टर का, और यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है 0.5, पर कब होता है, when far end is fixed। क्योंकि अगर फार एंड भी हिंज हुआ, अगर फार एंड भी हिंज हुआ और मैंने यहाँ से रोटेट करवाया ऐसे, और रोटेट, अभी मैं एम का वैल्यू नहीं लिख रहा यहाँ पे, कुछ एम का वैल्यू आएगा, नेक्स्ट केस में कराऊंगा मैं आपको, कुछ एम का वैल्यू आएगा यहाँ पर, माइंड इट। अगर फार एंड हिंज है और यहाँ फिक्स था तो एम का वैल्यू सेम नहीं होने वाला, यहाँ पे एम का वैल्यू 4EI/L नहीं होगा, पर वो भी नहीं होगा, और यहाँ पे कैरी ओवर भी नहीं होगा, नो कैरी ओवर, क्योंकि ये सपोर्ट हिंज है, ये सपोर्ट फिक्स नहीं है, और कैरी ओवर किस पे होता है, फिक्स्ड एंड पे होता है। तो अगर ये क्वेश्चन बन गया तो कैरी ओवर फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो बाकी तो चीजें पूछ नहीं सकता, यही चीजें पूछता रहेगा, कैरी ओवर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ऐसा वैसा, ठीक है, रोटेशनल स्टिफनेस क्या है, यही बातें। नोट हो क्या ये, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, और वापिस से मैं बता देता हूँ मैंने इस केस में आपको क्या बताया। मैंने इस केस में आपको ये समझाया कि जब एंड ए को रोटेट किया हमने ऐसे, और फार एंड क्या था, फिक्स था, और अगर थीटा ए से रोटेट किया तो यहाँ से कितना एम का वैल्यू चाहिए थीटा को, थीटा ए बनाने के लिए वो एम का वैल्यू चाहिए 4EI L अपॉन थीटा ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम रिक्वायर्ड,
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि थीटा A1 है तो m का वैल्यू कितना होगा 4EI/L। ठीक है, ये दिस वाज योर केस 2। और हमने ये भी देखा कि अगर यहाँ पे m लग रहा है तो दूर का सपोर्ट क्या फिक्स है, तो वहां पे कैरी ओवर हो जाएगा कितनी अमाउंट का, आधा 2EI। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना यूज किया 0.5। ये बातें समझ आ गई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट केस करेंगे। अब एंड ए को तो रोटेट करा दिया, ओरिजिनल में क्या था कि कॉन्टिन्यूस बीम था, ठीक है, इधर भी हिंज था, तो यहाँ पे भी रोटेशन होगा। अब क्या करेंगे, अलो एंड बी टू रोटेट, अलो एंड बी टू रोटेट। अगर बी को रोटेट करना है तो लेफ्ट वाले को फिक्स मान लो और राइट वाले को हिंज मान लो इस तरह से, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज ले लो यहाँ से, और ये वैल्यू रोटेट कैसा होगा, ऐसा। दिस इज योर, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज योर थीटा बी, ठीक। और यहाँ पे कितना वैल्यू एम चाहिए इसको रोटेट कराने के लिए, सेम आर एम। और यही हो गया है कोई, क्या हो गया, लगता है सो गया कोई, किसी के सोने, खराटों की आवाज आ आ किसकी दी है आवाज, खराटे चले रहे हैं कोई। ये कौन है? आकाश, मेरे सारे अपने माइक बंद कर दो। मैं बोल रहा हूँ भाई, जो जाग रहे सब बंद कर। ठीक है। यहाँ देखो, ये तो सर का ही है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे m कितना चाहिए हमें थीटा बी रोटेट करने के लिए, वो सेम वैल्यू 4EI/L, क्योंकि फार एंड हमारा क्या है फिक्स है, तो ये वैल्यू कितना थीटा बी होगा, तो सेम कैरी ओवर भी होगा। हमेशा याद रखना कैरी ओवर जब भी होता है वो सेम रोटेशनल सेंस के साथ होता है। यहाँ पे कपल कैसा लग रहा है, m कैसा लग रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो कैरी ओवर होगा वो भी क्या होगा क्लॉकवाइज, 2EI/L/थीटा। कैरी ओवर फैक्टर कितना यूज किया हमने 0.5। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आपका तीसरा केस हो गया। ये सभी आपके क्या बनते जा रहे हैं यहाँ पर, ये एम ए बी, ये एम बी ए का पार्ट बन गया, ये एम ए बी का पार्ट बन गया, और सबको एंड में प्लस कर देंगे, ठीक है, फिर आपका फाइनल एम ए बी बनेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसमें लास्ट वाला करेंगे, ये नोट हो गया सबका, देखो फिर लास्ट वाला पढ़ते हैं, फोर्थ वन बिठा दूं। अब लास्ट वाला फोर्थ, जिसको हमने कहा था सपोर्ट यील्ड। तो ऐसा करते हैं, देखो बात को समझना, अगर दोनों सपोर्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट होता है, रिलेटिव मूवमेंट ये होता है कि लेट्स से कि ये भी कुछ नीचे आया ऐसा, और ये वाला थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक, ऐसे, ठीक, ये डेल्टा 1 अमाउंट से नीचे आया और ये डेल्टा 2 अमाउंट से नीचे आया, ठीक। तो रिलेटिव कितना मूवमेंट हुआ, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। तो इसके लिए मूवमेंट लिखा जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही सपोर्ट सेटल करता है, जैसे आप इधर देखो यहाँ पे सपोर्ट सेटल करके ऐसा आ गया, ठीक, तो सपोर्ट सेटल करने के कारण एक मूवमेंट जनरेट होगा इस तरह से, जो इधर पे स्लोप जीरो करेगा, एक इधर होगा जो इधर पे स्लोप जीरो करेगा, और उसका वैल्यू होता है 6EI/L²। 6EI दोनों साइड पे ΔL², ठीक है, होगा तब जब दोनों साइड क्या होंगी फिक्स होंगी, ठीक है, तो फिक्स हमने मान ही लिया है इस केस में,
ठीक, तो ये आपका आ गया वैल्यू मोमेंट का। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अलो द सपोर्ट बी जी सर। टू सेटल विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये मैं डायग्राम फिर से मिटा देता हूँ, फिर से बनाऊंगा। रिलेटिव सेटलमेंट समझ गए ना, अगर दोनों बराबर अमाउंट से नीचे आएंगे तो फिर कोई इस तरह का मोमेंट डेवलप नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में किसी को ज्यादा नीचे आना है, किसी को कम नीचे आना है। ठीक है, और इस केस में मान रहे हैं कि सिर्फ सपोर्ट बी नीचे आया है, ऐसा। दिस इज ए, दिस इज बी, और सपोर्ट बी कैसा आ गया, कुछ ऐसा नीचे, ऐसा। अब देखो यहाँ पे स्लोप हम जीरो कर रहे हैं ना, इधर स्लोप जीरो कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे कोई मोमेंट लग रहा है यहाँ पे हम नीचे से स्लोप जीरो कर रहे हैं, ऐसा कोई मोमेंट लग रहा है। और कितनी वैल्यू से नीचे आया है, ये डेल्टा वैल्यू से आया है, और जितना यहाँ मोमेंट लगेगा उसका वैल्यू होगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे कितना मोमेंट है, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एक फिक्स्ड एंड है, दोनों फिक्स्ड एंड हैं, एक एंड नीचे चला गया डेल्टा अमाउंट से, कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो वो इतना मोमेंट प्रोड्यूस होगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। नोट हो गया? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें साइन कन्वेंशन देखने हैं, क्या साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसे आप पॉजिटिव ले लें। ठीक है, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसे आप नेगेटिव ले लें, उसे आप नेगेटिव ले लें, इस तरह से। ठीक है, दिस आर द साइन कन्वेंशन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। डन। ठीक है, अब केस 1 को याद करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, केस 1 2 3 4 चारों को प्लस करके हम लोग लिखेंगे MAB। और अगर आपको याद हो केस 1 में हमारा सबसे पहले टर्म क्या बनता है, लेफ्ट से लिख रहे हैं MFAB। दूसरे केस में हमने क्या किया था, हमने एंड ए को रोटेट कराया था इस तरह से। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, M इक्वल टू 4EI अपॉन L थीटा ए। तो यहाँ मैं प्लस साइन का यूज करूंगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज कपल बना था, तो क्या लिखूं, 4EI अपॉन L थीटा ए। फिर दूसरे केस में क्या किया था हमने, इस वाले को फिक्स मान लिया था, इस वाले को हिंज मान लिया था, और ऐसा मोमेंट लगा के ऐसा किया था। और यहाँ पे जो भी मोमेंट प्रोड्यूस हुआ था वो राइट वाला का क्या आधा प्रोड्यूस हुआ था, कितना हुआ था, 2EI अपॉन L थीटा बी, 2EI अपॉन L थीटा बी। फिर हमने लास्ट में क्या किया, सपोर्ट बी को सेटल कराया विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ऐसा। और हमने कहा कि इसके कारण जो मोमेंट आ रहे हैं तो वो कितना आएगा, 6EI डेल्टा एल स्क्वायर। तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, देखो ए पे कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसके साथ मैंने माइनस साइन का यूज किया, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली हम ये इक्वेशन पे पहुंचने वाले हैं। हम 2EI अपॉन एल कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3EI डेल्टा अपॉन एल। EI लिखूं क्या, EI पहले कॉमन ले लिया, EI नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, 3 डेल्टा अपॉन एल। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन which is a slope deflection equation for member and moment AB। और इसी तरह से member and moment BA के लिए लिख सकता हूँ, उसके लिए क्या आएगा, MFBA प्लस, अगर ये 2 अगर ये 4 है तो उसके लिए क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, 2EI L अपॉन थीटा ए। अगर यहाँ पे 2 है तो उसके लिए 4 बनेगा, 4EI थीटा बी अपॉन एल। तो ये वाला क्या रहेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज ही है, माइनस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर।
तो एम बी ए क्या बना, एम एफ बी ए प्लस 2EIL 2 टाइम्स थीटा बी प्लस 1 टाइम थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाई एल। दिस इज द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है। अगर एम ए बी लिख रहे हो तो एम एफ ए बी आएगा, अगर एम बी ए लिख रहे हो तो एम एफ बी ए आएगा। ये आगे 2EIL दोनों सेम आएगा, थीटा के साथ ट्वाइस आएगा, ठीक है। तो ए के साथ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ए से इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अगर बी से इक्वेशन लिख रहे हैं तो ट्वाइस बी किसके के साथ साथ। आएगा, थीटा बी के साथ आएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इनको एज इट इज याद रख लो। मैंने इसको ड्राइव इसलिए कराया क्योंकि वो जो 4 एक्सप्रेशंस मैंने आपको कराए हैं उन चारों में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो उन चारों को भी ड्राइव करना है, जो आपने रिवीजन करनी है उनको ड्राइव करना है खुद समझकर, तभी आपसे क्वेश्चन सही होंगे। आप लोग क्या वो देखते हो लाइव लेक्चर वापस से, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो आप लोग सभी? ऐसा नहीं सर। लगता तो, मेरे को लगता तो नहीं है, बड़े कम लोग, 3-4 लड़के देखते होंगे बस, मैं और तो तो कोई। देखता हूँ सर। देख सकते हैं। देखते हैं सर। मिटा दें इसको? जी सर। अच्छा देखना। अब एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है, देखो अजम्पशन में इसे क्वेश्चन करा दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड in a fixed beam AB when support B settles by an amount delta with respect to support A। क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि आपका एक फिक्स बीम ए बी है इस तरह से, और आपका बीम इस तरह से सेटल हो गया कितनी अमाउंट से, डेल्टा अमाउंट से, 6EI डेल्टा ठीक है। OL स्क्वायर। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड। आपसे मोमेंट नहीं पूछा मैंने, मोमेंट तो अभी कराया, वो क्यों पूछूंगा, ठीक है। आप लोग तेजी में रहते हैं, ठीक है, समझ ले पहले क्वेश्चन को। इधर क्या हुआ, ये मोमेंट आया, इधर क्या हुआ, ये मोमेंट आया। मोमेंट का वैल्यू क्या है, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। इसका वैल्यू भी क्या है, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और ये लेंथ मैंने बीच का मान लिया, दिस लेंथ इज एल, ठीक। आप देखो बीम पर नेट जो मोमेंट लग रहे हैं वो एक डायरेक्शन के हैं, लेफ्ट वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाला भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। चले जाओ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट चैप्टर के अंदर, केस नंबर 4 लोडिंग का मोमेंट्स, आया याद कुछ? तो अगर आपका नेट लोड जो है बीम पर क्या आ रहा है, 12EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, दोनों मोमेंट को प्लस कर दिया, इसको और उसको प्लस कर दिया क्योंकि सेम नेचर के हैं, एंटी क्लॉकवाइज के। तो रिएक्शन कैसा आना चाहिए, रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा, वो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर करेगा बाय प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए आर ए ऊपर आना चाहिए और आर बी नीचे। और वैल्यू क्या होता है इसका, एम बाई एल, मतलब कि एम कितना हो गया, 12EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर इनटू एल। तो मुझे बताओ रिएक्शन का वैल्यू कितना प्रोड्यूस हुआ, 12EI डेल्टा अपॉन एल। आर ए ऊपर आ जाएगा, आर बी नीचे आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नहीं कराता और एग्जाम में आता तो आप गलत गलत करके आते 100%। और ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया नहीं इसमें, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा।
ठीक है, तो एग्जाम से तेज नहीं भागना है, ठीक, नहीं तो ज्यादा तेज भाग लोगे एग्जाम पीछे रह जाएगा। हो गया क्वेश्चन? एक मिनट आंसर। नेक्स्ट कराऊं? जी सर। थक तो नहीं गए हो? यस सर। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मेरी बात समझो, जो आज लेक्चर चल रहा है ना, इस लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे पक्का। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट भी कवर किया है, मैं थोड़ा जॉइंट भी कवर किया है, मैं थोड़ा सेक्शन भी कवर किया है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आज के लेक्चर में केवल, ठीक है। तो अगर सो गए हो तो उठ जाओ। दोबारा देखेंगे सर एक बार इसको। वन एंड इज पिन सपोर्ट, समझो बात को, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख रहे हैं किस केस में, जब एक एंड क्या है, पिंड सपोर्ट है। मतलब ऐसा कि आपका एक एंड कॉन्टिन्यूस आ रहा है और दूसरा एंड क्या है, एंड में जाकर इस तरह से क्लोज हो रहा है, ठीक है। एंड स्पैन की बात चल रही है, ठीक है। और ये ए है, ये बी है, और इस केस में लोडिंग ये लगा, ऐसा नॉर्मल लोडिंग, ठीक है। तो आप लोगों को तो इफेक्ट लेने आते हैं, तो पहला इफेक्ट किसका होता है एक बार बता दो जरा। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग होता है पहला, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। तो कैसे करेंगे, फिक्स मानेंगे दोनों को। पर मेरी बात समझो, फिक्स तो हम मानते थे ना इंटरमीडिएट स्पैन के लिए, ऐसे के लिए, ठीक। ये जो ऑलरेडी हिंज दिख रहा है उसको फिक्स मान के क्या करेंगे हम, वो तो है तो फिक्स है ना ओरिजिनल में। उसको फिक्स इसलिए माना था, उसको पहले फिक्स मान लिया, बाद में उसका रोटेशन रिलीज भी तो किया। समझो बात को, उसमें हमने स्टेप नंबर 1 किया था कि फिक्स माना था ऐसे, उसके कारण हमने एम एफ ए बी लिख लिया, एम एफ ए बी, एम एफ बी ए। फिर अगली बार क्या कि बारी बारी से एक एंड की रोटेशन रिलीज कराई। समझ आ रही बात? जी सर। ऐसा, पर यहां पर तो रोटेशन रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी एंड खुद भी पहले ही बता रहा है कि मैंने रोटेशन लेना ही लेना है, और बी एंड के राइट में कोई मोमेंट भी नहीं है, कोई लोड नहीं है। अच्छा, ये बात क्लियर है, ठीक। तो मतलब कि इसमें पहले वाले केस में अगर 3 चीजें बनी थी, थीटा ए, थीटा बी, एक्सटर्नल लोडिंग डेल्टा, तो यहाँ पे थीटा बी को तो रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मतलब यहाँ पे हमने 3 चीजों के कारण इक्वेशन लिखना है, थीटा ए, थीटा सी, थीटा ए एक्सटर्नल लोडिंग और और डेल्टा। डेल्टा। अच्छा, ये समझ आ रही ठीक है। बात, समझ आ रही। ऐसा पढ़ा है कभी स्ट्रक्चर क्या पहले, बताओ। ये सब पढ़ा है लेकिन भूल गए। अरे वाह, पढ़ा तो है ना, शुक्र है आपने बोला पढ़ा है। 2015 में पढ़ा है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे सर, 20-20 नंबर। पर नहीं आएंगे आपको इसमें ऐसे बड़े क्वेश्चन, इसमें यही छोटी छोटी सी बातें आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश ही करना है हमने, और क्या है। अच्छा, नेक्स्ट समझो बात को, ये ठीक है, हमें पता है यहीं से दिख रहा है, पर एक बात और है कि हमें ना इस तरह से बीम हो ना तो हमें आसानी होती है। हमने इस तरह की बीम के लिए एम एफ ए बी याद कर लिया होता है, एम एफ बी ए याद कर लिया होता है, बात समझो, ठीक है। हमने जो फॉर्मुलेस पढ़े हैं वो इस तरह की बीम्स के लिए पढ़े हैं, इसमें लोडिंग चेंज करते रहते हैं बस, कभी यूडीएल लगा देते हैं, कभी सेंट्रिक लोडिंग लगा देते हैं इस तरह से, कभी कुछ कुछ करते रहते हैं, ठीक है। समझो बात को, तो मैं भी पहले इसको क्या कन्वर्ट करूंगा, दोनों साइड फिक्स कन्वर्ट करता हूँ। तो दोनों साइड फिक्स कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि
क्यों किया? क्योंकि मैं एम एफ ए बी और एम एफ बी ए का फॉर्मूला लिखना जानता हूं, बस इस रीजन की वजह से। तो ये मैंने दोनों साइड फिक्स कन्वर्ट कर दिया इनको, और ये बन गया ए और बी। पर हमेशा अपने दिमाग में बात याद रखना कि बी एंड फिक्स नहीं है, बी एंड क्या है? हिंज है आपका, ठीक है। बी एंड को आपने क्या करना है, बाद में इसको आपको इसको फिक्स से वापस हिंज बनाना है इसी स्टेप के अंदर। कहने का मतलब ये है। अब इस पर लोड लगा, ठीक है, ऐसा, और ये आपका लेफ्ट से आ गया एम एफ ए बी, और ये राइट में आ गया क्लॉकवाइज एम एफ ए बी। अब मुझे बताओ, अगर मैं बी ऐसा कर दूं, एम एफ ए बी को यहां उल्टा लगा दूं इस तरह से, ये बी ए आया, बी एम एफ बी ए, एम एफ बी ए, मैंने क्या किया, एम एफ बी ए उल्टा लगा दिया, पिंक कलर से दिख रहा है। और ये क्या किया, ये मोमेंट इस मोमेंट को कैंसिल कर देगा, तो मतलब मोमेंट जीरो हो गया। तो मोमेंट जीरो हो गया तो क्या बन गया, सपोर्ट हिंज बन गया। अब जब आपने इसको उल्टा लगाया तो मुझे बताओ फार एंड क्या है, फिक्स है। तो फार एंड फिक्स है तो क्या कैरी ओवर नहीं होगा? क्या हो जाएगा कैरी ओवर? कितना? एम एफ बी ए डिवाइड बाई 2 अब यहां पे देखो एंड ए पे नेट कितना रह गया, एम एफ ए बी नेट इज इक्वल टू एम एफ ए बी माइनस एम एफ बी ए डिवाइड बाई 2। समझ आई बात आपको? इस केस में हमने इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा। नोट कर लो। हो गया नोट? दूसरा केस क्या लेंगे, किसको रिलीज करना है, थीटा ए को कि थीटा बी को? हमने तो उसको फिक्स माना ही नहीं ना, इसको फिक्स माना ही नहीं, तो थीटा ए हमने थीटा ए को रिलीज करना है। तो नेक्स्ट आएगा अलो एंड ए टू रोटेट। आ गया समझ? एंड ए को रोटेट मानना है तो क्या करना पड़ेगा, ए पर हिंज बनाना पड़ेगा इस तरह से। इस बार देखो फार एंड आपका क्या है, फार एंड इज इंच हिंज्ड, ठीक है, फार एंड आपका हिंज है इस बार। और अगर फार एंड हिंज हो और आपने थीटा ए देना है इस तरह से, एम लगा दो ऐसा, ऐसी आएगी रोटेशन कुछ, दिस इज थीटा ए। आ जाओ चैप्टर नंबर 3 डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर। भूल गए हो कि याद है? ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यहाँ थीटा ए था, यहाँ एम था। याद करो एम लगने पर कितना थीटा निकलता था, एम एम एल अपॉन 3 ई आई। एम कितना हो गया, 3 ई आई अपॉन एल। तो यहाँ पर एम का वैल्यू होगा 3 ई आई अपॉन एल इंटू थीटा ए, इंटू थीटा ए। समझो बात को, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, जब फार एंड फिक्स था तो आपका एम कितना आ रहा था, 4 ई आई अपॉन एल इंटू थीटा ए। जब फार एंड हिंज है तो 3 ई आई अपॉन एल इंटू थीटा ए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ फिक्स है फार एंड, यहाँ हिंज है फार एंड। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, तो बार बार पूछता है हर एग्जाम में, फार एंड। नोट बना लो इसका।
हो गया। मिटा दूं इसको? जी सर। नेक्स्ट हमने केस लेना है इफेक्ट ऑफ डेल्टा। इफेक्ट ऑफ डेल्टा, और डेल्टा में क्या मानना है, अलो एंड बी टू सेटल with respect to एंड ए। तो ऐसा सेटल कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसी चीज को क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ, समझना बात को। मैंने राइट साइड को क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। रिफ्रैक्टिव शेप कैसी बनेगी, कुछ ऐसी। ठीक, और आप लोगों को पता है कि इस तरह से अगर सीन हो तो एम का वैल्यू क्या आता है, कुछ 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। पर राइट में फिक्स है तो नहीं है ना, राइट में फिक्स नहीं है, तो क्या करो, उल्टा मोमेंट लगा दो ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ उल्टा लगा तो वहां भी सेम, वहां पर भी सेम चला जाएगा, पर आधा कैरी ओवर के साथ। कितना वैल्यू होगा उसका, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। कैरी ओवर कितना लगा, 0.5 का। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना बच गया, रेड वाला बचेगा, यहाँ पर रेड वाला क्या बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही, 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये बच गया यहाँ पर एंड ए पर। ठीक है, और अगर मैं इस केस के लिए MAB लिखूं तो वो आएगा MFAB बार न्यू वाला। समझ गए, इसमें दो कंपोनेंट है यहाँ पर। फर्स्ट केस को देख लेना, उसमें था MFAB माइनस MFBA डिवाइड बाई 2। इसको ऐसे लिखा था ना यार, MFAB माइनस MFBA बाई 2 प्लस किया जाएगा। इससे पिछले वाले केस में क्या आया था वैल्यू, 3EI थीटा ए डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे आगे क्या आया, माइनस 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी वो दोनों क्लॉकवाइज थे। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, MAB इक्वल टू MFAB बार प्लस 3EI अपॉन एल थीटा ए माइनस डेल्टा बाई एल। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इन केस अगर आपके पास एंड स्पैन है, जहां पे आपका राइट में क्या है, हिंज है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं, माइंड इट। हो गया। So these are the two cases। ठीक, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिक्स्ड एंड सर मोमेंट। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड, एक सेकंड, हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। मैंने कहा था ना वैल्यूज याद कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस में जरूर पूछते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या आएगा। ठीक है, आपके 2015 में क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट पर, फिक्स्ड एंड मोमेंट पर अलग बना है, वो जो 4EI अपॉन एल उस पर अलग बना है। ठीक है, और डिटर्मिनेसी पर अलग बना है ट्रस्ट की। फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो पहला केस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस तो कर लिया है। मैंने क्या बोला था कि अगर पॉइंट लोड हो फिक्स बीम में,
ऐसा, ठीक है। क्या होना है यहाँ पर, इस तरह से अब सही डायरेक्शन बना लेंगे, इस तरह से मोमेंट प्रोड्यूस होंगे, एम एफ ए बी, और इस वाले को क्या बोलेंगे, एम एफ बी। अगर ये एंड ए है या एंड बी है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एल बाई 8। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, डब्ल्यू एल बाई 8, ये याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास है, फिक्स बीम है, ठीक है। तो फिक्स बीम पे एक यूडीएल लोड लग रहा है इस तरह से, ठीक। यूडीएल लोड लग रहा है, ये जो वैल्यू है फिक्स एंड मोमेंट की वो ऐसी आएगी, ठीक। और इसका वैल्यू होगा, अगर यूडीएल का वैल्यू डब्ल्यू होगा तो उसका वैल्यू होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई क्या, 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, एम एफ बी, एम एफ ए बी। पहले वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलना नहीं है इनको। थर्ड केस, ठीक। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास इसेंट्रिक लोडिंग है P, ठीक है। और इसके कारण जो मोमेंट आएगा दैट इज, ये आपका इसेंट्रिक है तो ये A होगा, ये B होगा। जो सामने का स्पैन है, जैसे एम ए बी लिख रहा हूं तो सामने का स्पैन A है कि B है, बताओ जरा। सामने का स्पैन ऑपोजिट B है, ऑपोजिट B है। M यहाँ पे A B लिखना चाहिए था, F लिखना चाहिए बीच में, एम एफ ए बी। तो ये आ जाएगा P इंटू ए इंटू सामने का स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये आएगा एम एफ बी ए, P इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन एल स्क्वायर, ऐसा। इनका बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू पूछा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। वो तो निकालना सिखाया है इसमें, इस केस में। यस सर फिक्स्ड केस में जब यूडिया लग रहा है सर। हाँ पूछ सकता है, बताऊंगा कैसे पूछेंगे। इस केस में क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप ऐसा कर सकते हो ना। देखो इस केस में क्या है, जिन लोगों ने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ा अच्छे से उनको समझ आएगा, ठीक है। समझो बात को, इस केस में आपके पास ऐसा प्लस ऐसा, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों को अलग अलग तोड़ के रख दिया, ठीक है। इस वाले के कारण देखो, पहले वाले केस में क्या ये हॉगिंग मोमेंट है कि सैगिंग मोमेंट है, हॉगिंग है ना। और हॉगिंग का वैल्यू क्या बनेगा, ये ऐसा बना लो, माइनस का बना लो, कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। और इस वाले केस में सैगिंग में क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है सेंटर पे, तो इसको सुपरइम्पोज कर दो वैसा, WL² ठीक है। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू टोटल है WL² बाई 8, 24। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोड कितना आ गया, मैक्सिमम 24 WL² बाई 8 माइनस WL² बाई 12। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36, 24 होता है। 24 WL² पे 24 आ जाएगा। तो WL² by 24 सर। WL² by 24। तो ये होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में। क्या समझ आया कैसे किया हमने, ठीक है। दोनों हमने सुपरइम्पोज कर दिया। आई थिंक यही क्वेश्चन था, ये जो पूछा ना आपने यही क्वेश्चन था,
सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसएसबी का क्वेश्चन है, जेके एसएसबी का ये सर यही देखा था सर। 2015 का। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अगर इसी में करना हो पहले केस में तो कैसे करेंगे? पहले तो बना लो, इसके कारण वो तो सेम आ रहा है ऐसा, और उसमें सुपरइम्पोज करना है ऐसा, WL²/4, WL/4, और ये वैल्यू कितना है, WL/8। बस, तो निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट कराऊं आगे? चलो, एक मिनट सर, अच्छा रुकना है सर अभी। स्क्रीनशॉट लेना। ये लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। सर 12 रह गई है। डन सर। 12 क्या रह गया? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। तो सब थोड़ी सिलेक्ट हो जाएंगे यार। मोटिवेशन देखो जरा आप। ठीक है, आप लोग पढ़ो अच्छे से, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, मुश्किल होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसी की कॉस्ट पे करनी होती है सिर्फ, सक्सेस अपने आप आ जाती है। सक्सेस की कॉस्ट नहीं होती है, कॉस्ट होती है डिसिप्लिन की या रिग्रेट की। जिंदगी में दो ही कॉस्ट हैं। आप कह रहे हो यार कुछ सीखना है, मोटिवेशन तो समझौती है। जिंदगी में सिर्फ दो चीज़ों की कॉस्ट होती है, एक डिसिप्लिन की और एक रिग्रेट की। जो आदमी डिसिप्लिन की कॉस्ट नहीं पे करता ना, उसे रिग्रेट की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो भी पूरी उम्र। फिर वो सोचता रहता है कि उस टाइम मैंने डिसिप्लिन कर लिया होता लाइफ में थोड़ा, तो आज मेरे को इतना रिग्रेट नहीं होता। तो आप देख लो, इस टाइम आप डिसिप्लिन की कॉस्ट पे कर सकते हो, अभी आपको लाइफ मौका दे रही है डिसिप्लिन का कॉस्ट पे करने का। कुछ टाइम के बाद लाइफ आपको डिसिप्लिन का कॉस्ट पे करने का मौका भी नहीं देगी, फिर सिर्फ रिग्रेट और रिग्रेट ही रहेगा। रिग्रेट नहीं चाहिए, बड़ा दुखी करता है। ठीक है ना, सो यू नीड टू पे द कॉस्ट। ठीक है, आइदर ऑफ डिसिप्लिन और ऑफ रिग्रेट, बट बिलीव मी कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज वेरी ह्यूज। यस। ठीक है, तो जिन लोगों ने सोना प्रेफर किया है अभी सुबह लेक्चर देखेंगे, तो वो सुबह जब ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरी ये बातें जरूर सुनेंगे। कल से नहीं सोएंगे सर। पक्का सर, कल से नहीं सोएंगे वो। शर्त ये है ना कि लेक्चर देखे। देखेंगे यार। अच्छा ये देखो, नेक्स्ट केस क्या है, हमने एक जीवेल लोड लिया है, जीवेल लोड का इंटेंसिटी राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली राइट साइड पे इंक्रीज हुआ तो वहां का मोमेंट थोड़ा हैवी रहेगा लेफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट केस इज फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या करो, सेंटर में ले लो मैक्सिमम। इस केस में वैल्यू आता है 5/96 WL², 5/96 WL²। सिक्स्थ है, मोमेंट लगा दो सेंटर पे M4। अब बताओ जरा, इस बीम को देख के बताओ कहाँ पे सैगिंग होगा, कहाँ पे हॉगिंग होगा, बताओ जरा। राइट वाले में तो सैगिंग सैगिंग हो। होगा और ऐसे लेफ्ट वाले आएगा, में हॉगिंग होगी। ऐसे सैगिंग आएगा। होगा, राइट वाले में सैगिंग। सर ऐसे लेफ्ट में आएगा। होगा, हॉगिंग हो गया। यस ठीक है, इस वाले मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, इस वाले मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, और ये वैल्यू होगा m0/4 और ये वैल्यू होगा m0/4। बराबर रहेंगे, सिमेट्रिकल लोड केस है। ठीक, चलें आगे। ऐसे।
नेक्स्ट आपके पास 2 केस बच गए हैं, ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे तो बस वैसे इनकी भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाले याद कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लोड हैं, ये L/3 स्पैन पर लगे हुए हैं, ये लोड P है, ये भी लोड P है। यहाँ पे जो मोमेंट बनेगा, यहाँ जो मोमेंट बनेगा उसका वैल्यू होगा 2PL/9, इसका वैल्यू होगा 2PL/9। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट हमारे पास है यही लोड 3 लगे हैं ऐसा, और स्पैन कितना रहा होगा, L/4 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 L/4। ठीक है, तो पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर ये याद नहीं भी होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया नोट किया? जी सर। समझो बात को। अच्छा, अब आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जो इंट्रोडक्शन है सारा खत्म है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड नहीं करना आप लोगों को, सभी ऑब्जेक्टिव्स कवर हो चुके हैं जो बनते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, उसमें हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालना सीखा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालना सीखना है। उसको समझने से पहले आपसे कई बार पहले बात हुई होगी स्टिफनेस की। व्हाट इज स्टिफनेस? ठीक है, बताओ जरा। एक स्टिफनेस, एक होती है एक्सियल स्टिफनेस, एक होती है टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है, ठीक है, और एक होती है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, ये समझना फर्क क्या है इनमें। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है, उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कुछ। ठीक है, ये क्या घिस रहे हो भाई? घिस रहा है कोई कुछ बहुत तगड़े तरीके से, क्या है ये? सर हाईलाइट कर रहा। ये कौन है? अच्छा, यहाँ देखो, एक्सियल स्टिफनेस मतलब कि जब किसी मेंबर पे एक्सियल लोड लगता है, जब एक्सियल लोड लगता है इस तरह से, तो क्या होता है? ठीक है, तो एक्सटेंशन होता है, कुछ डेल्टा की वैल्यू आती है। हम स्टिफनेस को कैसे मतलब कि डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि यूनिट डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए कितना लोड का वैल्यू लगा, दैट इज स्टिफनेस। ठीक है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो लोड का फॉर्मूला, लोड किससे नोट करते हैं? पी से। जैसे पी लोड लगा हो, डिफ्लेक्शन मतलब कि डेल्टा कितना आया। तो अगर आपको हुक्स लॉ याद हो तो डेल्टा में लिख पाते थे टीएल अपॉन ए, टीएल अपॉन ए। तो कितना हो गया एक्सियल स्टिफनेस? ए अपॉन। ये कौन है? ठीक है, फिर एक्सियल स्टिफनेस होता था, इसके साथ एक शब्द और होता था एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको नोट करते हैं स्मॉल एफ से, और वो क्या होता है? इनवर्स ऑफ स्टिफनेस, Yes, एल अपॉन ए। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, अगर आपसे पूछना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो जो स्टिफनेस स्प्रिंग का होगा ना, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नोट कर लेना, मतलब जो के होगा स्प्रिंग का स्टिफनेस, वही होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्टिफनेस को नोट किसे करते हैं? के से, फ्लेक्सिबिलिटी को एफ से। अच्छा, ये समझ के नेक्स्ट हमने लिखा है टॉर्शनल स्टिफनेस। अगर एक्सियल स्टिफनेस में लोड लग रहा है एक्सियल पी, तो टॉर्शनल स्टिफनेस में लोड क्या लगता है? टॉर्क। और टॉर्क का काम क्या होता है? फाई प्रोड्यूस करना, एंगल ऑफ ट्विस्ट। टॉर्क का काम होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस करना। जैसे ये लगा सेक्शन पे टॉर्क, ये टी। ठीक है, तो सेक्शन घूम कर ऐसे चला गया, तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया? फाई।
तो टॉर्क अपॉन क्या हो गया फाई, ये वाला टॉर्शन में कराया भी आपको यार, जी सर। ठीक है, टी अपॉन फाई। तो इसको अगर हमने टॉर्शन स्टिफनेस का फॉर्मूला निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, टॉर्शन फॉर्मूला से, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी फाई अपॉन एल। अगर टी देखना तो क्या हो जाएगा, जी जे फाई अपॉन एल। तो आपको फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि कितना टॉर्क चाहिए फॉर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो फाई का वैल्यू 1 पुट कर दो तो जितना टॉर्क होगा वही क्या हो जाएगा, टॉर्शनल स्टिफनेस हो जाएगा। तो टॉर्शनल स्टिफनेस इज इक्वल टू जी जे अपॉन एल। इज दिस क्लियर? दिस इज टॉर्शनल स्टिफनेस। अगर टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी पूछेगा तो एल अपॉन जी जे, जी। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सर स्टिफनेस। फ्लेक्सर क्या होता है, बीम को फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं। फ्लेक्सर होता है बेंडिंग, और बेंडिंग किस कौन देता है, बेंडिंग मोमेंट। तो फ्लेक्सर स्टिफनेस क्या हो गया, मोमेंट अपॉन क्या लिखूं, मोमेंट क्या करता है, रोटेशन, मोमेंट अपॉन थीटा, मोमेंट अपॉन थीटा, ठीक है। लोड को किया जाता है डेल्टा के साथ, एम को किया जाता है स्लोप के साथ, ठीक है। तो एम अपॉन थीटा इज इक्वल टू फ्लेक्सर स्टिफनेस। तो जैसे हमने ये पढ़ा था केस, यहां पे मोमेंट लग रहा था क्या प्रोड्यूस करने के लिए, थीटा प्रोड्यूस करने के लिए, आया समझ, थीटा प्रोड्यूस Yes, करने के लिए। तो यहाँ पे अगर थीटा प्रोड्यूस करना है, फार एंड फिक्स है, तो मुझे बताओ मोमेंट का क्या वैल्यू आता था, 4EI अपॉन एल इंटू थीटा। तो थीटा को नीचे ले आओ, तो इसी को हमने क्या कह दिया, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्वेश्चन कैसे बनेगा, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, आंसर इज 4EI बाई एल। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस व्हेन द फार एंड इज हिंज, तो आंसर क्या होगा, m अपॉन थीटा इक्वल टू 3EI अपॉन एल। क्या समझे, समझ गए? नोट करेंगे इसे। हो गया नोट, सबका हो गया? yes, sir. देखना, अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्या करते रहते हैं हम, फ्रेम को ज़्यादा हम वो करते हैं एनालाइज। फ्रेम हो गया, ठीक है। तो फ्रेम में एक आपके सामने बना के बताता हूँ इस तरह से, ठीक। ये फ्रेम है, ठीक है, और ये एक जॉइंट है बी, दिस इज सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी, दिस सपोर्ट सी, एंड दिस इज सपोर्ट डी। अब होता क्या है कि जॉइंट पर इस तरह से कोई एम लग गया, मोमेंट लग गया, इस मोमेंट के कारण क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, ऐसा, ठीक। ये मोमेंट जब घूम के आएगा तो ऐसा नीचे बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप बीसी बीम का, और कॉलम का कैसा बनेगा, बीडी का, ऐसा। समझ आ रहा सबको? ये रेड पेन वाला क्या है, Yes, sir. ये डिफ्लेक्टेड शेप है आफ्टर मोमेंट इज एक्टिंग, ठीक है। जब मोमेंट लगने के बाद, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो ये एंगल हो गया थीटा बी, ये एंगल हो गया थीटा बी, और ये एंगल हो गया थीटा बी। दिस इज जॉइंट बी इज रिजिड। जॉइंट बी जब रिजिड होता है
तो इस तरह के मोमेंट लगने से वो हर जगह पे सेम रोटेशन लेता है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस का जो है ये अजम्पशन है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी अप्लाइज, उसका ये अजम्पशन है। ठीक है, तो जॉइंट रिजिड हो तो वो हर डायरेक्शन में आपका सेम लेगा थीटा वैल्यू। तो यहाँ भी मैंने थीटा भी रखा है, यहाँ भी थीटा भी रखा है, और नेक्स्ट ये वाला भी क्या रखा है, थीटा भी रखा है। अब आप लोग देखो, ये तो यहाँ पे 3 मेंबर है। 3 मेंबर है कौन कौन से, एक बी ए, एक बी सी और एक बी डी। तीनों की क्या बनेगी, अलग अलग फ्लेक्सुरल स्टिफनेस बनेगी, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, आप लोग जानते हैं बी ए मेंबर का फार एंड क्या, ए क्या हिंज है या रोलर, वो है रोलर या फिक्स, ए क्या है, फिक्स है। तो उसका क्या बनता है 4EI अपॉन एल। लेटर से इसका L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, तो ये क्या बन जाएगा 4EI अपॉन L1। तो BC क्या है, हिंज है, 3EI अपॉन L2। BD क्या है, फिक्स है, फिक्स है 4EI 4EI अपॉन L3। L3। जॉइंट पे जितने मेंबर मिल रहे होते हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम कर दो तो वो जॉइंट स्टिफनेस बन जाता है। तो जॉइंट स्टिफनेस में क्या आएगा, 4EI अपॉन L1 प्लस 3EI अपॉन L2 प्लस 4EI अपॉन L3। ये समझ गए। अब आपके सामने मैं टर्म रखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको हम पढ़ रहे थे तब से। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब ये है, जैसे कि इस पूरे बीम पर आपने, इस पूरे फ्रेम पर आपने यहाँ पे मोमेंट m लगाया, इस m मोमेंट का कितना पोर्शन ए बी में चला जाएगा, कितना पोर्शन, कितना पोर्शन ए बी में चला जाएगा, कितना पोर्शन बी सी में चला जाएगा, कितना पोर्शन बी डी में चला जाएगा। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताएंगे कि वो जो मोमेंट जॉइंट पे लग रहा है उसका कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर सेगमेंट में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने का तरीका है फ्लेक्सुरल stiffness of member, flexure stiffness of member upon joint stiffness. This is the expression for distribution factor upon joint stiffness. ठीक है, तो जैसे बी ए के लिए निकालना हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए, तो आप लोग क्या करोगे, 4EI अपॉन L1 डिवाइड में पूरा कर दोगे, 4EI अपॉन L1 प्लस 3EI अपॉन L2 प्लस 4EI अपॉन L3। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए। इसी तरह से BC का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से BD का भी निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब इसी को एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, एक मिनट। इसको नोट कर लें। डन एवरीवन? 11 रह गए हैं, एक और है चला गया है। सर 10 ही है, एक यार मैं तो आपको एंड ए बी पर मोमेंट लगा दिखा रहा है, ठीक है, और एंड सी बी पर मोमेंट एम लग रहा है कुछ। ठीक, कैसे कैसे बनाते थे हम लोग वहाँ टेबल, इसका EI कांस्टेंट ले लो, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। सबसे पहले हम जॉइंट लिखते थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते थे कि मेंबर्स कितने हैं जॉइंट पे,
ठीक है। फिर उन मेंबर्स का स्टिफनेस कितना है, मेंबर स्टिफनेस, ठीक। उसके बाद आता था जॉइंट का स्टिफनेस, और एंड में आता था हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जॉइंट एक है बी, बी पे दो मेंबर मिल रहे हैं, बी ए और बी सी। BC अब बी ए देखो वो भी फिक्स है और बी सी भी फिक्स है फॉर एंड में, तो क्या आ जाएगा 4EI अपॉन 4, और दूसरे क्या क्या आ जाएगा 4EI अपॉन 3। तो जॉइंट स्टिफनेस क्या हो जाएगा 4EI बाई 4 प्लस 4EI बाई 3, एल्सियम 12 आ गया, ठीक है। 3 12 प्लस 4 16, मतलब कितना 6 2 8 28 अपॉन 12EI, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बी ए का, तो 4EI अपॉन 4 मेंबर ओवर जॉइंट जॉइंट, कितना हो गया ये 4 और 4 कैंसिल, ये 3 और ये कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 3/7 फॉर मेंबर बी ए। और दूसरे का क्या आएगा 4/3 EI इंटू 12 अपॉन 28 EI, तो ये 3 और ये 4, ठीक, और ये 4 और ये 7, तो कितना आ गया 4/7 4/7। तो इस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे आज के बाद, ठीक है। और इधर हम अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म करते हैं। अदरवाइज स्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, पर हमारे सिलेबस हमें इतना ही परमिट करता है, उससे ज़्यादा ही पढ़ा। सर ये ऐसे ही कानिज मेथड में भी निकालते थे शायद। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो। बाकी ट्रस्ट का जो है रहता है ना थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में बाद में करवा दूंगा, हो सकता है एंड में ही कराऊंगा, आपको नोट्स दे दूंगा वो कर लेना। बाकी एनालिसिस आपने कर लिया, क्वेश्चन वहीं से बने, ठीक। ठीक है सर। एंड में टाइम होगा ना जब, तो उसको थोड़ा सा आराम से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का एंड में कराऊंगा आपको, जब आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा, ठीक है। रहा कुछ नहीं उसमें इतना खास। नेक्स्ट थर्सडे से फुल सॉइल स्टार्ट करेंगे। थर्सडे हो सकता है, मंडे से ही हो जाए, मेरी मंडे से क्लास हो सकती है, हो जाए शेड्यूल। इसमें तो हमने नेक्स्ट जीरो क्लास वाला याद रखना है। हाँ प्लस में हमने जीरो तो सर्वेइंग का टेस्ट सर, आपका, हाँ टेस्ट की क्या बात हुई है सर से? तो कोई रिप्लाई नहीं मिला उसे, नंबर उन्होंने ही नहीं बोला है था कि सर। मैं नेक्स्ट डे आपको बोलूंगा कौन सा प्रिपेयर करना है, लेकिन उन्होंने बोला मैं चैट में लिखूंगा, लेकिन उन्होंने सर रेस्पॉन्ड नहीं किया वहां से। अच्छा, तो नेक्स्ट संडे को ले लेते हैं, ये सर वो दूर हो जाएगा। फिर कब ले लें, वेडनेसडे को ले लें? सर ने शायद कुछ डाला था मैसेज इसमें, एप्लीकेशन में आया था। नहीं नहीं, वेडनेसडे को ले लें। ठीक है सर, वेडनेसडे को रखते हैं सर। आप बस सर चैप्टर से बोलिए सर, आप कौन कौन सा प्रिपेयर करना है, तो उसी हिसाब से। सर ने बोला था हमें कि मैं 3 चैप्टर्स करूंगा, तो मैं फिर अकॉर्डिंगली बोलूंगा। उसने बोला था मैंने 80 उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं पूरे सर्वेइंग के, और हमने बोला था हम सर उन्होंने 3 डिस्ट्रीब्यूट चैप्टर करके देंगे, 2 अच्छा या एक, 3 चैप्टर्स करेंगे। अच्छा वैसे दोगे, हाँ चलो कोई नहीं, मैं बात करता हूँ सर से सुबह, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा। मेरी क्लास होगी शायद मंडे को, कल तो छुट्टी सर, रहेगी कल आप लोगों कल की। तो छुट्टी है। हाँ संडे को छुट्टी होती है ना, चलिए सर ठीक है। हमारा भी जीवन है एक। वही तो सर, हमने कहाँ बोला सर। आपने नहीं बोला, पर हालत बहुत खराब है। आप तो इतना बता सकते हैं बस। देखो आपके साथ बैठे हैं 12 बजे तक, क्या टेंशन, ठीक है। संडे वाला दिन एक है हमारे पास शाम को। चलो सर से मैं बात कर लूंगा कल, और होपफुली मंडे को आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा, ठीक। ठीक है सर। ओके ठीक सर। ओके जी, थैंक यू, सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।